जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका बांसुर पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साथियों, जो बीए पार्ट जो फर्स्ट ईयर है उसके हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है और उसका जो व्याकरण का पार्ट हमारा चल रहा था उसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। और इससे पूर्व वाले पहले वाला जो वीडियो था साथियों, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो अलंकार है उससे संबंधित जो है सामान्य जानकारी दी थी। और आज अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो मत्स्य विश्वविद्यालय उसके अंतर्गत बीए पार्ट कला वर्ग यानी बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में वे छात्र जिनके पास हिंदी साहित्य है तो अपने व्याकरण में जो परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से सीधे तौर पर अलंकार जोड़े गए हैं, क्योंकि अलंकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपने सिलेबस में अपने पाठ्यक्रम में कौन कौन से अलंकार जोड़े गए हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो ये अपना आज का टॉपिक होगा मुख्य, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण अलंकार कौन कौन से हैं। तो साथियों, सबसे पहले नंबर 1 पर मैं चर्चा करूं तो आता है अनुप्रास अलंकार। ओके साथियों, अनुप्रास अलंकार। अब देखिए, ये जो अलंकार है परीक्षा की दृष्टि से वो पढ़ाने से पूर्व मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे, उसी हिसाब से आप लोग वीडियो को देखें। परीक्षा में अलंकार से संबंधित जो है वो मुख्यतः 3 या 4 टाइप से हमसे प्रश्न कर सकता है। पहला जो टाइप होगा ना पेपर में, वो तो ये हो सकता है कि जितने भी अलंकार अपने जुड़े हुए हैं पाठ्यक्रम में, वो तो जब आप लोग पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा। तो जितने भी अलंकार जुड़े हुए हैं उनमें से किसी भी अलंकार के आप लोगों से सीधे तौर पर परिभाषा और उसका उदाहरण आप लोगों से लिखवा सकता है। जैसे वो पूछ सकता है कि अनुप्रास अलंकार की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए या अनुप्रास अलंकार को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, ठीक है साथियों। इसी प्रकार से यमक, सलेश, उपमा किसी भी अलंकार की, तो एक तरीका तो ये। दूसरा जो तरीका होगा ना साथियों, वो ये होगा कि हमें कोई भी उदाहरण दे देगा। मान लीजिए वो यही उदाहरण दे देगा, काले कुत्सित कीट का क्या काम यहाँ, ये उदाहरण दे दिया पेपर में उसने, और आपसे पूछेगा कि प्रस्तुत जो दिया गया उदाहरण है इसमें कौन सा अलंकार निहित है, उसका नाम बताते हुए उसकी परिभाषा लिखिए और उदाहरण दीजिए। ये भी हम लोग उनसे पूछ सकता है। तो यदि हमें किसी अलंकार का लक्षण मालूम है, यदि जितने भी अपने पाठ्यक्रम में अलंकार जोड़े गए हैं उन सब के यदि अपने को लक्षण मालूम है, तो निश्चय यदि लक्षण हमें मालूम है, जैसे हम लोग आज वर्तमान समय में कोरोना बीमारी चल रही है, तो इस बीमारी के जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो डॉक्टर तुरंत पहचान लेता है कि हाँ भाई ये तो कोरोना के लक्षण है, तो वो चिन्हित कर लिया जाता है कि हाँ इसको ये कोरोना महामारी है, ये बीमारी है। तो उसी प्रकार से ये जो प्रस्तुत उदाहरण आपको दिख रहा है, ये जो है ये इसमें लक्षण है इस अनुप्रास अलंकार के साथियों। तो आप कर देंगे कि प्रस्तुत उदाहरण में अनुप्रास अलंकार है और लक्षण फिर में आप लोग परिभाषा लिख देंगे कि प्रस्तुत उदाहरण में जो है कै वर्ण या वर्ण समूह की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो एक टाइप ये होगा। तीसरा जो टाइप होगा ना, कुछ अलंकार ऐसे हैं कि जिनके लक्षण जो है ना वो लगभग मिलते जुलते हैं, उनमें बिल्कुल तनिक थोड़ा सा अंतर है, तो वो समान लक्षणों के कारण हमें एक जैसे प्रतीत दिखाई देते हैं। तो उन सम दिखने वाले जो अलंकार हैं उनमें जो है अंतर लिखवा सकता है। कोई भी दो अलंकारों में जो है अंतर लिखवा लेगा और उनके उदाहरण लिखवा लेगा। तो तीसरा टाइप ये है, जैसे मान लीजिए वो पूछ सकता है कि मान यमक और सलेश अलंकार में अंतर बताइए उदाहरण सहित, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तीसरा टाइप होगा। तो अब आपको इसी तरीके से जो अलंकार हैं ये पढ़ने हैं साथियों। लंबी लिस्ट है एक, आज हो सकता है कि हम आधे अलंकारों तक पहुँचे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ। पहला जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार। तो इसका लक्षण है कि जब काव्य में, यानी अपना जो काव्य है पद्य काव्य मुख्यतः मैं कहूँ यहाँ पर, कि अपनी जो कोई भी कविता है और उस कविता में यदि किसी वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति जो है वो बार बार होती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। अब वर्ण तो आप लोग जानते हो, भाषा परिवार की जो लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई है उसको वर्ण कहते हैं। और अपनी जो हिंदी की मानक वर्णमाला है उसमें कुल 52 वर्ण माने गए हैं,
जिसमें आप सबको मालूम है साथियों। और सामान्य हिंदी में 44 वर्ण माने गए हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन। आपके ए आ ई ये सब आप लोगों के 11 स्वर है, आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। और 25 स्पर्श व्यंजन कैसे मैं तक, और ये रे लेवे, और भाई से है आपका, और 4 संयुक्त व्यंजन है अपने। ठीक है साथियों, तो ये पूरी वर्णमाला है अपनी। अब वर्ण मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं साथियों, और शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये काले शब्द है अपना, इसमें देखो का है, और का में आ की ध्वनि है, ल है उसमें ए की ध्वनि है। तो ये जो काले शब्द है ना साथियों, अब यहाँ पे तो ये तो शब्द है, लेकिन इसमें देखो का और ले वर्ण है, हम कह सकते हैं यहाँ पे। और जो का है उसमें आ की ध्वनि निहित है। कुत्सित ये शब्द है, इसमें वर्ण है। कीट, इसमें हमारे 2 वर्ण हैं साथियों। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमारा कोई भी उदाहरण होगा या हमारा कोई भी जब काव्य होगा ना, तो उस काव्य में यदि बार बार जो है ना किसी वर्ण की या वर्ण समूह की, अब यदि वर्ण समूह की हम लोग बात करें ना, तो वर्ण समूह का मतलब है 12 खड़ी, आप लोग जहाँ तक है मैं समझता हूँ जानते हैं आप लोग। तो मान लीजिए ये क है, अब क के बाद का, की, के, कई, को जो भी हैं, तो ये क तो एक तरीके से हमारा वर्ण, और ये जो इसका फिर आगे चलेगा का, की, के, ये सब क्या है, वर्ण समूह है। तो जहाँ वर्ण या वर्ण समूह की बार बार आवृत्ति होती है ना, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। निश्चय समझ में आया होगा साथियों। अब ये देखिए, ये उदाहरण है काले कुत्सित कीट का क्या काम। यहाँ देखो, यहाँ पर इस प्रस्तुत उदाहरण में एक बार आया क में आ है, ठीक है, ये कु, ये की, ये का, ठीक है साथियों, ये आधा क, ये का। तो यहाँ पे देखिए क वर्ण या वर्ण समूह की बार बार आवर्ती हो रही है, अतः कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। ओके साथियों, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि जो अनुप्रास अलंकार है उसके भेद कितने होते हैं। तो साथियों, ये अगला हमारा प्रश्न है कि जो अनुप्रास अलंकार है उसके मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। ओके साथियों, पहला होता है छेकानुप्रास। पहला कौन सा होता है साथियों, छेकानुप्रास अलंकार होता है। और छेकानुप्रास जो अलंकार है उसके क्या लक्षण है कि जब किसी वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति केवल एक बार हो। आवृत्ति कितनी बार हो, एक बार। और एक बार जब किसी भी वर्ण की आवृत्ति होगी तो वह वर्ण 2 बार आएगा। और यदि आवृत्ति 2 बार हो रही है तो वह वर्ण कितनी बार आएगा, 4 बार। तो छेकानुप्रास में आवृत्ति कितनी बार होगी, केवल वर्ण या वर्ण समूह की एक बार। तो यानी वह जो वर्ण है ना उस काव्य में, या कोई भी जो लाइन होगी काव्य की, जो पंक्ति होगी, या हम जिसको वाक्य भी कह सकते हैं, तो उसमें केवल 2 बार आएगा। ठीक है साथियों, तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देख लीजिएगा आप लोग, अति आनंद मगन महतारी। तो देखो यहाँ पे ए एक बार आया है और फिर आ गया, फिर नहीं है, देखो आ आगे पूरे में। ठीक है, फिर मैं एक बार आया और फिर 2 बार आया। ठीक है साथियों, तय एक बार आया फिर 2 बार आया। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, मैं कहूँ न, फिर देखिए 2 बार आया है। इस तरीके से यहाँ पे ए, न, मैं और जो तय वर्ण है उसकी क्या हुई है, एक बार आवृत्ति हुई है। अतः यहाँ पे कौन सा है, छेकानुप्रास। अब बात करते हैं वृत्तानुप्रास। तो देखिए, जब वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो। छेकानुप्रास में तो एक बार, लेकिन वृत्तानुप्रास में आवृत्ति वर्ण की कितनी बार होगी, 2 या 2 से अधिक बार। यानी जो वर्ण है या तो 4 बार आएगा या फिर 4 से अधिक बार आएगा। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया पूरी तरीके से कि एक बार आवृत्ति में वर्ण 2 बार आएगा। तो देखो यहाँ पे उदाहरण, मन में भयानक भावना भरना नहीं, दुश्मन से कभी डरना नहीं। तो यहाँ पे देखो, मैं एक बार, फिर 2 बार, फिर यहाँ पे देखिए साथियों मैं 3 बार भी आ गया, तीसरी बार। इसके अतिरिक्त यहाँ की मैं की तो 3 बार ही हुई है खैर मुख्यतः, लेकिन देखो भय 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। समझ में आई।
या नी आई आप लोगों को। इसके अतिरिक्त न की बात करें तो मैं न में एक बार, फिर न, फिर ना, फिर ना, न। तो इस प्रस्तुत उदाहरण में मुख्यतः मैं आपको बताऊं साथियों, वो भय और जो न वर्ण है मुख्यतः उसकी जो आवृत्ति है ना, 2 या 2 से अधिक बार हुई है। अतः ये जो प्रस्तुत उदाहरण है ये वर्तनुप्रास। तो अब कोई भी उदाहरण यदि आप पढ़ें, कोई भी काव्य पढ़ें और उसमें आपको लगे, वैसे जो ये अलंकार होते हैं ये साथियों मैं आपको बताऊं कविता में ही होते हैं, मूलतः मुख्यतः ये कविता का गहना होते हैं जो अलंकार होते हैं, और वो कविता में चमत्कार, सुंदरता उत्पन्न करने का काम करते हैं ये जो अलंकार होते हैं। अलंकारों के प्रयोग से कविता जो होती है उसमें मुख्यतः चमत्कार आ जाता है, उसकी जो सुंदरता है वो बढ़ जाती है। जिस प्रकार से एक महिला की, एक स्त्री की आभूषण पहनने से उसके शरीर की जो शारीरिक सुंदरता है वो बढ़ जाती है। ठीक है साथियों, अब आगे देखिए, अगला है तीसरा जो भेद है वो है श्रुत्यनुप्रास। तो जहाँ एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति हो वह श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। साथियों अब देखिए, वर्णों का वर्गीकरण होता है उच्चारण स्थान के आधार पर। तो देखिए अपना जो ये मुख है उसमें मुख्यतः जो हमारे वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान जो है मुख्यतः हमारे मुख के अंदर 6 मुखांग हैं, और अलग अलग जो हमारे वर्ण हैं उनके उच्चारण में किसी न किसी अंग का जो है ना प्रयोग होता है। वो विशेष अंग जो है वो किसी विशेष वर्ण का उच्चारण करने में प्रतिक्रिया करता है, हरकत करता है। तो देखिए जैसे हम कह सकते हैं कंठ, तालु, मुर्दा, दंते, ओष्ठ। ठीक है साथियों, ये हैं। तो श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है कि एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले जो वर्ण हैं या वर्ण समूह हैं उनकी क्या होती है, आवृत्ति होती है। तो हमारे पास एक उदाहरण है यहाँ पे, दिनांत था, थे दीननाथ डूबते, से धेनु आते, गृह ग्वाल बाल थे। ये उदाहरण है साथियों, ये जो ब्रैकेट में बंद है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो दी है यानी जो आपका द है या जो न है, यानी मैं सीधे ये कहूँ ना कि जो तय हमारा एक तरीके से कहें कि वर्ग है। तय में मान लीजिए आपका तय तख्ती, थे थन, दे द्वा, दे धनुष, न नल वगैरह जो हैं, ये जो सब होते हैं ना साथियों, मैं आपको बताना चाहूँ कि ये दंत्य वर्ण होते हैं। समझ में आ गई? इनका उच्चारण जो है जब हम करते हैं तो साथियों मैं आपको बताना, देखो तय का उच्चारण करो, तय तय तय, तो जो जिव्या है उसका अग्र जो भाग है ना वो हमारे जो तय तय तय, तो जिव्या का जो अग्र भाग है ना वो दांतों को जाकर क्या करता है, स्पर्श करता है, इसलिए इनको क्या कह देते हैं, दंते कह देते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो तय वर्ग के जितने भी वर्ण आ रहे हैं ना साथियों मैं आपको बताऊं एक तरीके से सब, फिर इसके अतिरिक्त जो स है वो भी साथियों दंते, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। तो ये देखिए दंत्य वर्णों की क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। ओके, ये भी क्लियर हुआ होगा। चौथा और अंतिम है अंत्यानुप्रास। तो ये देखिए क्या है कि जब काव्य में छंदों के अंतर्गत चरणों के अंत में तुक मेल, तुक क्या होता है, तुक होता है छंद का पार्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है तो उसमें निश्चय ही आप लोगों को जो तुक है उसके बारे में पता होगा। तुक जो होता है वो कोई भी चरण होता है छंद का, मान लीजिए 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और ये 4 चरण, तो चरणों के अंत में तुक मिलता है। तुक, तुक का मतलब है कि जो चरण के अंत में जो शब्द आएंगे, चाहे वो अंतिम वर्ण हो और अंतिम वर्ण से पूर्व वाला वर्ण, और उन दोनों को मिलाकर जो शब्द बना हुआ है ना उन दोनों में या तो समान वर्णों की ध्वनि हो या फिर समान स्वरों की क्या हो ध्वनि निकले, वो हमारा तुक होता है। जैसे मान लीजिए साथियों, अब मैं यहाँ पर आपको एक बार बताऊँ, ये हमारा चरण है 4। अब मान लीजिए प्रत्येक चरण के अंत में यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया, एक बार चरण में समझा देता हूँ आपको, बहुत ज़रूरी है। 1 2 3 4, तो यहाँ प्रत्येक चरण में देखो, यहाँ पे मान लीजिए मान है, यहाँ पे पान है, ठीक है साथियों, यहाँ पे भान है, ठीक है, और यहाँ पे जान है।
तो अब देखो में भी आ और इस न में ए सम्मिलित है, तो पै में भी आ की और इस न में ए की, भा में आ की और न में ए की, जय में आ की और न में ए की। तो यहाँ पे तुक मिल रहा है। देखो समझ में आई या नहीं आई आपको कि जो समान स्वर हैं उनकी ध्वनि क्या हो रही है, निकल रही है। तो देखिए साथियों, अंत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जब काव्य में छंदों के अंतर्गत चरणों के अंत में तुक मेल खाता हो वह मुख्य रूप से अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण, अब जिसने हमको बनाया बात की बात में वह कर दिखाया। तो यहाँ पे देखिए बनाया में और दिखाया में जो अंतिम वर्ण है नाया और खाया में आ स्वर जो है वो निहित है, तो यहाँ पे तुक मेल कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, अंत्यानुप्रास अलंकार। निश्चय साथियों ये समझ में आया होगा आप लोगों को, जहाँ तक मुझे पूरा भरोसा है। ओके साथियों, अब देखिए आगे हम बात करते हैं नंबर 2 जो अलंकार है, और वो नंबर 2 पे है हमारा यमक अलंकार। नंबर 2 पे इम्पोर्टेंट अलंकार है। और यमक अलंकार का लक्षण क्या है वो देखिए कि जब किसी शब्द की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार, देखिए जहाँ अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति हो रही थी ना, यहाँ पे शब्द की आवृत्ति होगी। यानी कोई भी अपना काव्य है और उस काव्य में देखिए कोई भी जो शब्द है ना वो एक से अधिक बार आ रहा है, यानी शब्द या तो 2 बार आ रहा है या 2 से अधिक बार, यानी किसी शब्द की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो रही है। ठीक है साथियों, लेकिन जिस शब्द की आवृत्ति होती है उसका अर्थ क्या निकले, बार बार भिन्न निकले, वहाँ यमक अलंकार होता है। लेकिन इसकी मुख्य विशेषता शब्द की आवृत्ति तो एक या एक से अधिक बार हो जाएगी, लेकिन शब्द जितनी भी बार आएगा ना प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या निकलेगा, अलग अलग निकलेगा, भिन्न भिन्न निकलेगा। चाहे वो शब्द कितनी ही बार क्यों ना आए, लेकिन उसका अर्थ जो है ना प्रत्येक बार क्या निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। देखिए ये उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, मैंने इसीलिए सरल था इसलिए आपको दे दिया कि कनक कनक ते सो गुनी मादकता दिखाए, वह खाए बोराए जग ये पाए बोराए। देखिए यहाँ पे कनक कनक जो शब्द है वो कितनी बार आया है साथियों, 2 बार आया है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि कनक कनक जो शब्द है वो दोनों बार आया है तो उसका दोनों बार अर्थ एक ही है, नहीं ऐसा नहीं है। पहला जो कनक है ना साथियों उसका अर्थ दथुरा है, ठीक है, और दूसरा जो कनक है ना उसका अर्थ है स्वर्ण सोना। समझ में आई साथियों। और एक के खाने से व्यक्ति बोरा जाता है, मदमस्त हो जाता है, पागल हो जाता है, और एक को प्राप्त करने से जब व्यक्ति के पास बहुत सारा स्वर्ण आ जाता है, सोना आ जाता है, तो वो अपने उस सोने के कारण, पैसों के मद के कारण जो है ना एक तरीके से पागल हो जाता है। और दथुरा जो कि मुख्यतः शिव भगवान भी को भी चढ़ाया जाता है, वो उनको पीते हैं एक तरीके से। जो दतुरा है वो भी एक तरीके से नशा करता है, मादकता का पर्याय है साथियों। तो यहाँ पे एक कनक का जो अर्थ है वो दथुरा है, वो आप सब लोगों ने देखा है, और दूसरे का जो अर्थ है वो सोना है साथियों। तो यहाँ पे कनक कनक शब्द 2 बार आया, लेकिन दोनों बार अर्थ क्या है, अलग है साथियों। ये हमें ध्यान रखना है कि जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति जो है एक से अधिक बार हो, यानी शब्द जो है वो 2 या 2 से अधिक बार आए, लेकिन जो उसका अर्थ है ना वो प्रत्येक बार क्या रहेगा, भिन्न भिन्न अलग अलग रहेगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब अगला पार्ट हमारा आता है, वो आता है यमक अलंकार के भेद साथियों। तो देखिए यमक अलंकार के जो है ना मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला होता है अभंग यमक और दूसरा होता है सबंग। तो हम जानते हैं पहला भेद अभंग यमक, जब शब्द की आवृत्ति समान रूप में ही हो वहाँ अभंग यमक अलंकार होता है। अभंग में क्या होता है कि जिस भी शब्द की आवृत्ति होगी ना उसमें कुछ भी नष्ट नहीं होगा, कुछ भी भंग नहीं होगा। जैसे वो पहली बार आएगा उसी तरीके से वो शब्द दोबारा भी उसी रूप में आएगा। जैसे यहाँ पे कनक एक बार पहली बार आया और फिर उसी रूप में दूसरी बार आया साथियों। तो यहाँ पे आवृत्ति को पहचानने के लिए हमें किसी शब्द को भंग नहीं करना पड़ा, तोड़ना नहीं पड़ा साथियों, हमें अलग नहीं करना पड़ा, यानी शब्द की आवृत्ति को पहचानने के लिए। ठीक है, तो जहाँ शब्द की आवृत्ति है वो पूर्व रूप में हो और समान रूप में हो,
ठीक है, वहाँ अभंग यमक अलंकार होता है। ये भी उदाहरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। ये आभूषण, ये जो पंक्ति है ये साथियों माफ़ कीजिएगा, आभूषण नहीं बल्कि जो भूषण हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं, वीर रस के कवि रहे हैं, और उनकी ये पंक्ति है जो कि उन्होंने जो मलेच्छ जो मुगल महिलाएं हैं, जो सम्राटों की जो महारानियाँ हैं, जो बेगमें हैं, उनके बारे में कहा है यहाँ पर कि 3 बेर खाती थी। कि जब उन मुगल राजाओं का, सरदारों का, सम्राटों का राजपाट था, तो उनकी जो बेगमें, उनकी जो रानियाँ होती थी, वो दिन में 3 बेर खाती थी, यानी 3-3 बार खाती थी, भोजन करती थी, स्वादिष्ट भोजन 3-3 बार खाती थी। लेकिन जब महाराज छत्रपति शिवाजी ने उनको खदेड़ा, उनके सिंहासनों को प्राप्त कर लिया, उनके राजपाट को छीन लिया, तो उनके हालात बहुत दयनीय हो गए। तो फिर वो जंगलों में चली गई, और जंगलों में चली जाने की वजह से वो अब अपना जीवन जो है 3 बेर खाती हैं, 3 बेर खाकर करती हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती हैं, समझ में आई। तो यहाँ पर पहली बार जो 3 बेर है ना, इसका अर्थ है 3 बार। बेर, बेर मतलब बार, यानी 3 बार भोजन करती थी वो। लेकिन जब हालात खराब हो गई तो 3 बेर खाती हैं, तो अब उन्हें 3 बेर खाकर ही, जो कि एक फल का, तो यहाँ पर तो गणना से संबंधित है 3 बेर यानी 3 बार, और यहाँ पे 3 बेर एक फल से संबंधित है, फल की संख्या से संबंधित है साथियों। ओके, निश्चय समझ में आया होगा। अगला है सबंग। जब शब्द की आवर्ती तो पूर्व कर्मानुसारी हो, लेकिन शब्द की आवर्ती को पहचानने के लिए शब्द को तोड़ा जाए। अब इसको यहाँ पे पहचानना है, दोनों में अंतर क्या है। अभंग जो यमक अलंकार है वो तो साथियों शुद्ध यमक है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। लेकिन सबंग जो यमक है ना, उसमें क्या होगा कि शब्द की आवृत्ति तो होगी, और शब्द की जो आवृत्ति होगी ना, वो हमें आसानी से पहचान में नहीं आएगी, और जिन शब्दों की आवृत्ति होगी उनका अर्थ भी प्रत्येक बार अलग निकलेगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन शब्द की आवृत्ति को पहचानने के लिए हमें उसमें और जो वर्ण जुड़े हुए हैं उनको अलग करना पड़ेगा। अभी इस उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पर तो देखिए 3 बेर स्पष्ट समझ में आ गया, हमें समान रूप में आवृत्ति हुई है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, जो एक मूल शब्द है जिसकी बार बार आवृत्ति होगी, उस मूल शब्द की आवृत्ति को पहचानने के लिए प्रथम बार तो हम आसानी से पहचान जाएंगे कि इस शब्द की हो रही है, ये शब्द जो है इसमें यमक है। लेकिन उस शब्द के समान ही जो आवृत्ति उसके दूसरे शब्द की आवृत्ति हुई है ना, उसमें कुछ ना कुछ और वर्ण सम्मिलित होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सावन शब्द की आवृत्ति हो गई है, अब यहाँ पे सर सावन, तो इस सावन शब्द की आवृत्ति को पहचानने के लिए देखिए इस सर को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे, तब हमें सावन की, यहाँ बरसावन, तो सावन के साथ में बर लगा हुआ है, तो इस बर को जब हम अलग करेंगे तो हमें, और यहाँ सर सावन में सर को अलग करेंगे तो हमें सावन शब्द की जो आवृत्ति है ना, उसका पूर्णतः क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, समझ में आई। तो इसमें यही है कि शब्द की आवृत्ति तो पूर्व कर्मानुसार ही होगी। पूर्व कर्मानुसार मतलब इस सावन के अनुसार ही, यानी जब प्रथम बार किसी शब्द की आवृत्ति होगी उसके अनुसार ही आवृत्ति होगी। लेकिन शब्द की आवृत्ति को पहचानने के लिए जो है ना, शब्द को क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे सर सावन जो है उसको अलग किया गया, तो फिर सावन निकला और एक तरफ सर, तो फिर सावन की आवृत्ति को पहचानने के लिए हमने जब उसको अलग किया सर सावन को, तो हम आसानी से क्या हो गए, पहचान गए। अब यहाँ पे देखिए, आयो सखी सावन, विरह सर सावन, लग्यो है बरसावन, सलिल चौ, और यहाँ में की जगह साथियों ते यानी से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस सावन का अर्थ है एक महीने का नाम। सावन हिंदी महीना है जैसा आप लोग जानते हो। आगे देखिए सर सावन, यहां सर सावन का अर्थ है बारिश की जो बूंदें हैं वो बाणों की भांति चुप रही हैं, तो सर सावन यहां पे इसका अर्थ, तो यहां पे मैं बता दूं कि कोई सखी है
सहेली है वो अपनी दूसरी सहेली से कह रही है, किस प्रसंग में, कि उसका जो प्रियतम है, जो बालम है, वो प्रवास पर है, कहीं बाहर गया हुआ है और सावन लगने के बाद भी वो घर पर नहीं आया। तो जब सावन का महीना लगा और जब सावन में बारिश की जो बूंदें हैं उसके तन को स्पर्श करती हैं, तो वो सावन के महीने की वर्षा की जो बूंदें उसके तन पर गिरती हैं, तो वो उसे बाणों की भांति है ना चुभती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। किसके कारण? प्रियतम के विरह के कारण, प्रवास के कारण। तो पहले का अर्थ सावन, दूसरे का सर सावन, यानी जो बाणों की भांति उसे लग रहा है सावन। बरसावन यानी बरस रहा है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे देखिए 3 अर्थ हो गए, एक महीना का नाम, फिर बाणों की भांति चुभना और फिर बरसना। ठीक है, तो अर्थ तो अलग अलग हैं, लेकिन सावन शब्द की आवृत्ति को पहचानने के लिए साथियों मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि हमने सर को अलग किया और बर को अलग, फिर हमें समझ में आया कि सावन शब्द की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। निश्चय ही इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली क्लास में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ सलेश अलंकार, और सलेश अलंकार के बाद उसके भेद और जो सारे जो अलंकार जो भी अपने जुड़े हुए, लगभग 10 से 15 के बीच में अलंकार जुड़े हुए हैं, सबके ऊपर मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। बेहद इम्पोर्टेंट पार्ट है। और साथियों मैं तो ये मानता हूँ कि यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी और हिंदी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो व्याकरण के ऊपर, काव्य शास्त्र के ऊपर आपकी पकड़ मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। तो ये ऐसा पाठ्यक्रम है आपका, अलंकार, रस, छंद, काव्य गुण, दोष, ये ऐसा पार्ट है आपका कि जो जीवन पर्यंत आपके काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में पढ़ा और फिर आपके काम नहीं आएगा, ये तो जीवन पर्यंत आपके काम आने वाला है। तो बड़े दिल से आप लोग पढ़िएगा। तो निश्चय आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं वापस लेके चल रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, उसका भी ले लीजिए। आप लोग जो यमक अलंकार है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और निश्चय ही स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो मिलता हूं मैं आपके को पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक बार पुनः आपका जय हिंद, जय भारत।